नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। इस वीडियो के माध्यम से हम 69th बीपीएससी के इंटरव्यू सीरीज में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जा सकते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट बना दिया है पॉलिटी और बिहार स्पेशल से रिलेटेड, और ये आपका सेकेंड पार्ट है जो इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को काफी अच्छे से डिस्कस करेगा। और आपको पता ही है कि बीपीएससी चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को तो पूछती ही है। तो आपको कितना पढ़ना है, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस पर आपको ये पूरा जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इतना टॉपिक करके जाते हैं तो आपका जो भी टेंशन है करंट अफेयर से रिलेटेड वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टॉपिक को प्रिपेयर किया है, आप देख भी सकते हैं। और एक बात और, जैसे आपको पता है कि 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसमें एक तो आपका पर्सनालिटी को जज किया जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका जो बिहेवियर है उसको देखा जाता है, आपने क्या पहना है, पहनने के तरीके, बोलने के तरीके, बहुत कुछ जज किया जाता है। तीसरा सेक्शन होता है आपका एकेडमिक। एकेडमिक यानी कि आपका क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन, मास्टर्स, इंजीनियरिंग, जो भी आपकी बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जो चौथा सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है वो है आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन। तो हम जो है करंट अफेयर्स के सेक्शन पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़िए, हम तरह तरह के इनिशिएटिव आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आपको काफी आनंद भी आएगा। तो जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है जो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार न्यूज में आ रही है, वो है आपका बांग्लादेश का पॉलिटिकल क्राइसिस। आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज्यादा समस्या हमारे पड़ोसी देश में हो रही है। तो क्या पढ़ना है आपको, ये क्राइसिस क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट, प्रभाव भारत बांग्लादेश के रिलेशन पर क्या पड़ेगा। और जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो आपको पूरे एंगल से देखना है कि सिक्योरिटी इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जैसे चाइना और पाकिस्तान, इसका प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हैं बांग्लादेश में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और सोशल इम्पैक्ट, आपको पता है अभी रिसेंट में कॉम्युनल डिसहार्मोनी देखने को मिली थी, अटैक किया गया था टेम्पल्स पर, पीपल पर, तो उस एंगल से भी आपको देखना है। तो इनडायरेक्टली आपको पीपल टू पीपल टाइप पर भी फोकस करना है। और हाँ, बार बार आपको ध्यान रखना है कि भारत का क्या स्टैंड है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में एक तो इंडिया का स्टैंड काफी महत्वपूर्ण है। जो भी ग्लोबल मुद्दे चल रहे हैं तो भारत का क्या स्टैंड है इस पर आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये टॉपिक खत्म, और काफी ज्यादा चर्चा में, इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी में भी रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की, वो है आपका इंडिया और मालदीव्स रिलेशन। और ये भी काफी ज्यादा चर्चा में था पिछले एक साल से, बिकॉज ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट मोइजू, और उनका जो इंक्लिनेशन है वो इंडिया की तरफ ना होके थोड़ा चाइना की तरफ था। इंडिया आउट कैंपेन भी चला था मालदीव्स में, जिसके कारण वो प्रेसिडेंटशिप जीते भी। तो थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए मालदीव्स का लोकेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मालदीव्स, और मालदीव्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसको जानना है। और भारत और मालदीव्स के रिश्ते में क्या चैलेंजेस उमड़ कर आ रही है और भारत इसे कैसे डील कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जिस प्रकार से घटनाएं देखने को मिली मालदीव्स की तरफ से इंडिया के प्रति, तो क्या इंडिया को बॉयकट कर देना चाहिए मालदीव्स को। इस प्रकार के ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस पर आपको इतना तैयारी करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है आपका वेस्ट एशियन क्राइसिस, और इसका कंटेक्स्ट तो आपको पता ही है, क्योंकि जो वेस्ट एशियन रीजन है, जैसे आपका इसराइल का रीजन, सऊदी अरेबिया, आपका ईरान, ये सब जो आपका वेस्ट एशिया में आते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्राइसिस हमेशा रहता है। 365 दिन क्राइसिस कुछ ना कुछ देशों में चलती रहती है। तो एक सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार यहाँ पर शांति इतनी ज्यादा डिफिकल्ट या मुश्किल क्यों है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका इजराइल हमास वॉर, जो कि कंटेम्पोररी इश्यू है। 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था हमास की तरफ से,
इजराइल पर। उसके बाद तो लड़ाई जारी ही है, समाप्त नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप क्या फोकस करेंगे? काउजेज ऑफ द वॉर, भारत का क्या स्टैंड है और इस युद्ध को कैसे रोका जा सकता है, आपका सुझाव भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। और पीस स्टेब्लिश करने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे इजराइल और गजा के बीच, क्योंकि आपको पता है ना, टू नेशन थ्योरी जो है एक सॉल्यूशन बताया जाता है इस कन्फ्लिक्टिंग इजराइल और गजा या इजराइल और फलस्तीन के इश्यू को लेकर। तो आपको वो ध्यान रहना चाहिए। और एक अब्राहम अकॉर्ड्स पीस इनिशिएटिव भी साइन किया गया था, तो इस पर भी आप थोड़ा सा जरूर फोकस करें। और उसके बाद देखिए, ये जो आपका वॉर चल रहा है इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होने वाला है या हो रहा है, और वर्ल्ड पर ओवरऑल क्या देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस पावर प्ले या पावर स्ट्रगल हो रहा है, एक तरफ यूएस यहाँ पर पहुंच जा रहा है, एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना, सब अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर आ जा रहे हैं, और जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और निकल कर आता है कि यहाँ पर यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, वह एक मूक दर्शक के रूप में उभरता दिखता है, क्योंकि जो भी वॉर हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर या फिर आपका इसराइल हमास वॉर, यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएन उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने लास्ट में कवर किया है। साथ के साथ आपको इंडिया और इजराइल के रिलेशंस भी देख लेने हैं। ठीक है। उसके बाद एक जो सबसे गर्म वाला इशू चलता है वो है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेकर। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि भाई साहब, ये साउथ चाइना डिस्प्यूट है क्या, किसके किसके बीच में है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म जो काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, 9-लाइन। क्या है ये 9-लाइन? और साउथ चाइना सी का महत्वपूर्ण क्या है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, ये थोड़ा सा आप सोचिए। कुछ कुछ आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं और इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। एक आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि बीबीसी का एक चैनल है, हिंदी में आता है, और वो इंटरनेशनल मुद्दे को काफी ज्यादा शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। आप अगर मैसेज करेंगे तो हम कमेंट में लिंक भी शेयर कर देंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपका इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक वैसे भी मजबूत हो जाएगा। फिर एक आप ये देखिए जो पॉइंट निकल कर आता है इस इश्यू से, कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आखिरकार वो कैसे चाइना से डील कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। क्या भारत के साथ दोस्ती बढ़ाया जा रहा है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ दोस्ती बढ़ाया जा रहा है? तो ऐसे आप इस एंगल को सोचें तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा इन सब मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये सब काफी ज्यादा गर्म वाला इश्यू है और भारत का भी कहीं ना कहीं स्टैक यहाँ पर शामिल होता है, तो इसलिए इस मुद्दे को हमने लिया है इस टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस, और ये क्यों न्यूज में रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल में ही रशिया विजिट किए थे। उसके बाद आपको पता है कि यूक्रेन भी विजिट किए थे। तो भारत और रशिया का रिलेशन थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको ध्यान रखना है, और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है दोनों के रिलेशन में, क्या कम हुआ है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, या फिर बढ़ा है, या फिर भारत जो है बैलेंसिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है अपने वेस्ट के साथ रिलेशन को निभाने में और ईस्ट के साथ यानी कि रशिया के साथ रिलेशंस निभाने में। तो इस प्रकार के डायमेंशन को भी सोच सकते हैं आप। और इंडिया और यूएसए का रिलेशन, क्योंकि एक कंटेक्स्ट ये भी निकल कर आता है कि भारत जो है यूएस की तरफ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो क्या कुछ एविडेंसेस हैं जिससे आपको लगता है कि नजदीकियां यूएस की तरफ बढ़ रही है और रशिया की तरफ घट रही है? और अगर रशिया की तरफ घट रही है तो फिर आप देखेंगे कि रशिया और चाइना के बीच जो नजदीकियां हैं रिलेशंस में, वो बढ़ रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आपको देखना है इंडिया का रिलेशन विद दीज 3 कंट्रीज। ओके। उसके बाद आप देखिए कि इसी के अंतर्गत एक कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि जो क्लोजनेस इंडिया और यूएसए का बन रहा है, क्यों बन रहा है, और इसका इम्पैक्ट इंडिया और रशिया के रिलेशन पर क्या हो सकता है या हो रहा है। ठीक है। उसके बाद रशिया यूक्रेन का जो मुद्दा है, काउजेस पर आप फोकस करेंगे, और ये युद्ध क्यों नहीं एंड हो रहा है इस पर भी आप ध्यान देंगे, है ना। कुछ 4-5 पॉइंट होते हैं, आप बस मेंशन कर लेंगे, सुन भी लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और क्या भारत एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है
रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने में, अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। और यहाँ पर आपको एक बैलेंसिंग अप्रोच रखना है। अगर आंसर दिए जा रहे हैं तो उसको बैलेंस में रखना है कि हाँ भारत का रोल हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है ही, है ना। और अभी हाल में ही रशिया ने स्टेटमेंट भी जारी किया था कि भारत जो मतलब रशिया जो है वो ट्रस्टेड पार्टनर को शामिल कर सकता है बेसिकली पीस टॉक्स इनिशिएट करने में विद द यूक्रेन। और जो ट्रस्टेड पार्टनर का नाम लिया गया था उसमें इंडिया भी था और चाइना भी था और शायद एक ब्राजील भी था। तो ऐसे आप ध्यान देंगे। उसके बाद नाटो पर जरूर ध्यान देंगे, आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यही सब लड़ाई का जड़ था रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आपको फोकस कर लेना है। उसके बाद है आपका इंडिया अफ्रीका रिलेशन, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा, एक तो G20 को कंटेक्स्ट में लेकर, और अभी हाल में ही आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो पता होगा कि चाइना और अफ्रीकन यूनियन के बीच समिट कंक्लूड हुई, जिसमें चाइना जो है इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है अफ्रीका में, और लोन दे रहा है और बहुत सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको पता होगा कि भारत भी अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि भारत जो है ग्लोबल साउथ का लीडरशिप बनना चाहता है, ठीक है। अब ग्लोबल साउथ क्या है उससे हम एक नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इसी वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखने वाले हैं, तो उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है कि अफ्रीका का क्या अहमियत है भारत के लिए, क्योंकि अफ्रीका रिसोर्सेस रिच रीजन है, लेकिन वहां पर टेक्नोलॉजी ना होने के कारण कहीं ना कहीं अफ्रीका पीछे हो जाता है। तो भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और चैलेंजेज क्या है। चैलेंजेज में आप समझ सकते हैं कि जो चाइना का प्रेजेंस है वो भी एक चैलेंजेज है, ठीक है। और क्या चैलेंजेज है थोड़ा सा सोचना है आपने। फिर इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिया है अफ्रीका के साथ रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, पीपल टू पीपल टाइज प्रमोट करने के लिए। तो इन सब मुद्दे पर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आता है आपका इंडिया एंड G20। ये काफी महत्वपूर्ण है और आप समझ भी सकते हैं क्यों, क्योंकि 2023 में जो G20 का समिट है वो इंडिया में ही हुआ था। तो किन मुद्दों पर आपको फोकस करना है, तो एक तो है कि G20 का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कौन कौन कंट्रीज होते हैं और कब ये स्टेब्लिश हुआ था, और एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1990s में, और उसके कारण कहीं ना कहीं ये G20 स्टेब्लिश हुई थी। तो आपको ये थोड़ा बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए। जैसे वसुधैव कुटुंबकम ये थीम था, वो कहाँ से लिया गया, ये हमारे कल्चरल लेगेसी को आगे बढ़ाता है इंटरनेशनल लेवल पर। इस प्रकार की भी सोच आप रख सकते हैं अगर कहीं से भी कहीं आंसर आपको देना है इंटरव्यू में। तो उसके बाद G20 का रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करिएगा। भारत के लिए क्या अहमियत रखता है G20, और क्या जो G20 का समिट हुआ या फिर और भी बहुत सारे समिट जो इंडिया में हो रहे हैं या हो सकते हैं फ्यूचर में, क्या इससे ये इंडिकेट होता है कि भारत की जो लीडरशिप है, भारत की जो लीडरशिप है ग्लोबल लेवल पर वो बढ़ती जा रही है। तो इसके कुछ आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि भारत की जो लीडरशिप है ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है ना। तो इस पर आपको तैयार करना है। फिर G20 में एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या कुछ चुनौतियां हो सकती है, आप इस पर भी फोकस करेंगे। फिर आता है आपका ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देश में आप देखेंगे कि कुछ नए मेंबर्स का इंक्लूजन हुआ है, कुछ नए मेंबर्स जुड़े हैं। तो ब्रिक्स का बेनिफिट भारत को क्या मिला है और क्या कुछ चैलेंजेज है। जैसे एक चैलेंज आ जाता है कि भाई इंडिया और चाइना दोनों मेंबर है, तो कभी भी अगर कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इस समिट में आती है तो दोनों तो एग्रीमेंट होते नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इस एंगल से देख सकते हैं। फिर आता है आपका इंडो पैसिफिक का मुद्दा, और इंडो पैसिफिक में आप क्या देखेंगे, जो इंडो पैसिफिक रीजन किसे हम कह रहे हैं, और इंडो पैसिफिक में कौन कौन से मेजर पावर हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे यूएस तो है ही, चाइना है, और इंडिया भी एक मेजर प्ले हो रहा है। फिर आपका जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वो भी आपका एक मेजर रोल निभा रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। और आखिरकार इंडो पैसिफिक को लेकर इतनी ज्यादा कंसर्न क्यों है चाइना को लेकर, इसको आपको ध्यान देना है। क्या चाइनीज जो है अपना प्रेजेंस एग्रेसिवली
बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक में, और अगर हाँ तो फिर इसके क्या निगेटिव्स हो सकते हैं, और इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में, भारत क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है और क्यों ले रहा है, ये तो मैंने पूछा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या कुछ भारत इनिशिएटिव ले रहा है इंडो पैसिफिक को फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव रखने के लिए, ताकि जो ट्रेड है इंडो पैसिफिक में वो फ्री एंड फेयर हो सके। उसके बाद क्वाड के मुद्दे पर भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, मेंबर्स देख लेंगे, रेलेवेंस क्या है क्वाड का, और क्या इसके माध्यम से भारत अचीव करना चाहता है, भारत का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इस एंगल को भी आप तलाशेंगे। उसके बाद एक आता है आपका इंडिया का जो रिलेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, उसको भी फोकस करना है। इसका कंटेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अभी देखेंगे कि पिछले 1-2 साल में, या फिर प्राइम मिनिस्टर के टर्म में आप देखेंगे, तो भारत जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ जो रिलेशन वो मजबूत कर रहे हैं। जैसे पिछले साल अगर देखें तो पापुआ न्यू गिनिया में विजिट किए थे प्रधानमंत्री मोदी, अभी हाल फिलहाल की ही न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनई की यात्रा पर गए, सिंगापुर की यात्रा पर गए, ठीक है। तो क्या अहमियत रखता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, और हम लोग क्यों इतनी ज्यादा फोकस कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन को लेकर, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, और इन सब देशों के लिए, इन सब देशों का भारत के लिए जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत जो है चाइना के राइज को कंटेन करना चाहता है, लेट से, तो भाई ये जो आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसमें एक रोल निभा सकते हैं। और साथ के साथ ये भी आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन ये भी चाइना के एग्रेसिव व्यवहार से परेशान है, तो ये भी चाहते हैं कि भाई हम कुछ ऐसे रिलेशंस रखें ऐसे देशों के साथ जो हमें मुसीबत में मदद कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देखेंगे कि फिलीपींस को भारत की तरफ से जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सप्लाई की गई, क्यों की गई, कारण वही है। तो इस एंगल से भी आपको सोचना है। उसके बाद है आपका इंडिया एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड मतलब भारत के पड़ोसी देश, नेपाल हो गया आपका, जो बांग्लादेश है वो तो है ही, हमने डिस्कस ही किया, ठीक है, भूटान सब भी हो गए। तो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो क्या है, और इस पॉलिसी के अपने चैलेंजेस हो सकते हैं और इस पॉलिसी के अपने अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, वो क्या है। उसके बाद इंडिया नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट चर्चा में रहता है, तो क्या है ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट। और इंडिया चाइना का लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट ये भी काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसके कारण अभी आपको पता ही है कि जो हमारा रिलेशन है चाइना के साथ वो कहीं ना कहीं उसमें खटास चल रहा है, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत का तो स्टैंड क्लियर है कि भाई कन्फ्लिक्ट रहेगा तो हम उतने ज्यादा इंटरेस्ट आप में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक मुद्दा आता है आपका ग्लोबल साउथ का। तो ग्लोबल साउथ क्या है, थोड़ा सा आपको बेसिक समझना है कि ग्लोबल साउथ में कौन से देश को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली जो पुअरर कंट्रीज होते हैं, स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, उन सब की आवाज को उठाया जाता है, उन सब के कलेक्टिव वॉइस को हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो काफी ज्यादा डेवलपमेंट में पीछे है। और भारत जो है इनकी आवाज बन रहा है, भारत जो है इनके मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाता है। G20 में आपने देखा अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दी गई, उसके साथ साथ यूएन में भारत ग्लोबल साउथ के मुद्दे को भी उठाता है, सपोर्ट करता है। तो आखिरकार ग्लोबल साउथ के क्या चैलेंजेज हैं, जैसे आपको पता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज हो सकता है, इकोनॉमिक चैलेंजेस तो है ही है, साथ के साथ इनस्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, मिलिट्री कूप हो जाता है, तो ये सब कुछ चैलेंजेस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बीच अंतर पता होनी चाहिए, और इंडिया जो सॉफ्ट पावर कैसे, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किसे कहते हैं, इस पर भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, और इसको आप यूज कर सकते हैं अपने इंटरव्यू आंसर के दौरान, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन पर क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका इंडिया और यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म्स। अब देखिए, इसको समझना है आपको कि इनडायरेक्टली आपका यूएन न्यूज में रहता है, क्यों, क्योंकि आप समझिए कि इजराइल हमास वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है सिर्फ एक मूक दर्शक है ना, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पाता है जो वॉर को रुकवा सके, जो पीस स्टेब्लिश करवा सके।
तो क्या सचमुच में यूनाइटेड नेशन एक मूक दर्शक है या फिर इसका कुछ रेलेवेंस है भी? तो आपको बैलेंसिंग रहना है कि हाँ कुछ कमी तो है, लेकिन इन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं, सफल कार्य भी किए हैं। जैसे पीस कीपिंग मिशन आप समझ सकते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ लाना, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, ये सब मुद्दा है ना, सिक्योरिटी के मुद्दे, ये सब डिस्कस होते हैं। हाँ, सुधार की जरूरत है, ऐसा करके आप अप्रोच रख सकते हैं। ठीक है, सुधार की जरूरत है, ऐसा आप अप्रोच रख सकते हैं। फिर आप देखिए इंडिया का जो डिमांड है यूएनएससी रिफॉर्म्स को लेकर, वो क्या है। फिर इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट क्यों देना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है आपका इंडिया का फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिए जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है, इसमें आपको ये देखना है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी वो इवॉल्व हो रही है। अब इवॉल्व हो रही है तो आपको थोड़ा पास्ट में जाना है कि पास्ट में क्या थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और प्रेजेंट में क्या है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे इवॉल्व हो रही है। फिर आप देखेंगे कि चैलेंजेज क्या है। तो चैलेंजेज में आप देखेंगे कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा एक चीज पर चैलेंज खा जाती है, एक तो वेस्ट वर्सेस ईस्ट, यानी कि अब एक तरफ हम यूएस को बैलेंस करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ रशिया का इश्यू आ जाता है। और फिर आप अदर चैलेंजेस को देखेंगे तो इकोनॉमिक चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, क्लाइमेट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का चैलेंज, सोशल चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंज, टेक्नोलॉजी चैलेंज, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ चैलेंजेज आपके डोमिनेट कर रहे हैं। और भारत कैसे इन सब चैलेंजेस को डील कर रहा है, तो थोड़ा सा इस पर आप जरूर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हाउ इंडिया इज हैंडलिंग दीज इवॉल्विंग चैलेंजेस। तो ये थी पूरी टॉपिक जिस पर आपका पकड़ होना चाहिए, जो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में रहते हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर में फोकस करेंगे, खोलेंगे, तो ये सब जो मुद्दे हैं काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, इसलिए आपको ये कवर करके जाना है ना। और अगर आप इतना कवर करके जाते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपका तैयार हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस से आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे और आपको मार्क्स भी अच्छा आएगा अगर आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। ठीक है, तो आप इतना कवर करिए, फिर देखते हैं क्या कुछ किया जा सकता है आपके मार्क्स को इनहेंस करने के लिए। वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जा सकती है। तो आप अपना रिस्पॉन्स बिल्कुल दें कि आपको कैसा लगा ये सीरीज, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार से आपके लिए इनिशिएटिव लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप शेयरिंग, शेयर करते रहिए ताकि हमें भी आनंद आए कि हाँ हम हमारी मदद लोगों तक आप तक पहुंच रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट शॉर्ट ऑफ सेशन। थैंक यू।